जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हीरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज के इस प्यारे से सेशन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप सभी को मैथ्स का रेगुलर क्लासेस मिल रही है, जिसमें मैथ्स का क्लासेस आप लोगों को मिल चुका है और हिस्ट्री की जो शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सोशल साइंस का जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसमें हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है और आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का शुभारंभ करने वाले, ज्योग्राफी को पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग आज ज्योग्राफी की दुनिया में चलते हैं और ज्योग्राफी को अच्छे से समझते हैं। ठीक, उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस बैच के बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह बैच आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाली है। ठीक, सबसे पहले इस बैच का नाम है प्रारंभ बैच। बिहार बोर्ड स्पेशल यह बैच है 2025 से 26 के लिए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब हीरा क्लासेस की जिम्मेदारी होने वाली है। इस बैच का फीचर्स रहने वाला है, रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाला है, कंप्लीट एनसीईआरटी टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। उसके बाद प्रीमियम कंटेंट रहेगा। इस कंटेंट का कंपेयर आप किसी भी पैड कोर्स से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मेहनत करके, रिसर्च करके इस कंटेंट को बनाया गया है और इसमें जो है कोर्स फी रहने वाला है। सबसे मजेदार बात यह है कि कोर्स फी जो रहने वाला है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है, जीरो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, इन सभी की तैयारी कराई जाएगी अभी से लेके आपके एग्जाम तक। ठीक, आप बने रहिएगा, इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्लास की ओर चलते हैं। ठीक, अब हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ने वाले थे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग ज्योग्राफी को समझते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी को समझते हैं, आखिर ज्योग्राफी है क्या। ठीक, तो सबसे पहले ये ज्योग्राफी जो वर्ड है, ज्योग्राफी जो वर्ड है वह 2 वर्डों से मिलकर बना है। जैसे ज्योग्राफी जो वर्ड है वह 2 वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया, जियो प्लस ग्राफिया। ठीक, ज्योग्राफी कितने वर्डों से मिलकर बना है? 2 वर्डों से मिलकर बना है, जियोग्राफिया। ठीक, अब जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ, और ग्राफिया का जो मतलब होता है वह होता है डिस्क्रिप्शन करना, डिस्क्रिप्शन। अब इस अर्थ का मतलब सभी जानते हैं, पृथ्वी होती है, पृथ्वी, और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन निकल के आया, क्या निकल के आया कि पृथ्वी का अध्ययन करना, अध्ययन करना, करना, पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना। डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी मतलब भूगोल बोलते हैं। क्या पढ़ा हमने अभी तक? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ज्योग्राफी जो वर्ड है वह 2 वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन करना। मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। अब यह जो डिस्क्रिप्शन वर्ड है, डिस्क्रिप्शन वर्ड है, डिस्क्रिप्शन वर्ड है वह 2, डिस्क्रिप्शन वर्ड क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर यह डिस्क्रिप्शन वर्ड है क्या। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है कि कंप्लीट स्टडी करना, मतलब संपूर्ण अध्ययन करना। इसका संपूर्ण अध्ययन करना, सामने आपके वर्ड लिखा हुआ है अर्थ, मतलब पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन कैसे होता है। ठीक, जैसे कि यह पृथ्वी है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यह क्या है? पृथ्वी है। ठीक, यह पृथ्वी है। इसके चारों ओर हम लोग, इसके चारों ओर क्या है? वातावरण है, वायुमंडल है। पृथ्वी की जब अध्ययन की बात आती है, पृथ्वी की अध्ययन करने की जब बात आती है, हम लोग पृथ्वी को 3 तरह से अध्ययन कर सकते हैं, 3 तरह से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से तरह से? एक तो पृथ्वी के बाहरी वातावरण में क्या है, बाहरी वायुमंडल में क्या है,
दूसरा क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पर क्या क्या पाया जाता है। जैसे पृथ्वी के सरफेस पर क्या क्या पाया जाता है, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नदियां, झील, तालाब, यही सब पाए जाते हैं। मिट्टी हो गई, इन सब चीजों को पृथ्वी के सरफेस पर पढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा क्या है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या पाया जाता है, खनिज तत्व पाए जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें पाए जाते हैं, खनिज तत्व इत्यादि सब चीजों को, प्राकृतिक गैस इत्यादि, पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब चीजों को हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग में पढ़ते हैं। पृथ्वी की जो अध्ययन करने की बात आती है, कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से, पृथ्वी के बाहरी वातावरण में क्या है, क्या क्या है, उसके बाद पृथ्वी के सतह पर क्या क्या पाया जाता है, उसके बाद पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या पाया जाता है। तो यही जो पृथ्वी का जो तीनों पार्ट है, वर्गीकरण का पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्टडी, मतलब संपूर्ण अध्ययन। ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी को ही पढ़ते हैं। पृथ्वी में क्या क्या है, जैसे पृथ्वी के बाहरी भाग में क्या है, उसके बाद पृथ्वी के सतह पर क्या है, उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, इन्हीं सब चीजों को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, इसी को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। अब क्या है कि तो चलिए अब हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी, आखिर ज्योग्राफी जो वर्ड है वो आया कहाँ से। ठीक, ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कहाँ से आया, जैसे ज्योग्राफी जो वर्ड है यह जियो प्लस ग्राफिया, ये जियो प्लस ग्राफिया मतलब ज्योग्राफी मिलके बना है, दोनों वर्डों से ज्योग्राफी मिलके बना है। ठीक, यह जो वर्ड है, यह वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। यह क्या है, यह एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है मतलब ग्रीक वर्ड है। यह क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब इस वर्ड को सबसे पहले किसने दिया था, इस वर्ड को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे। इस शब्द को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति कौन थे, इरेटोस्थनीज। थे। इस शब्द को देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे इरेटोस्थनीज, इसीलिए इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, नॉन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। मतलब इसे भूगोल के जनक माना जाता है या जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी का जनक कौन है बताओ जरा, तो आप क्या बोलेंगे, जो इरेटोस्थनीज है उसे क्या माना जाता है, भूगोल के जनक माना जाता है। ठीक, यहाँ तो हो गया। जैसे कि हम सभी पढ़े थे, क्या क्या पढ़े अभी तक, कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वह 2 वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना, जिससे हमारा डेफिनेशन निकल के आया पृथ्वी का अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन करना। ठीक, तो हम लोग ज्योग्राफी को समझ लिए। अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है। ठीक, अब ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप या पृथ्वी के आंतरिक संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी की बाहरी संरचना में पाए जाने वाले प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी के में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, भूगोल कहते हैं। मतलब भूगोल क्या है, भूगोल वह शास्त्रीय विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी संरचना या पृथ्वी की आंतरिक संरचना
और उसके प्राकृतिक भागों अथवा जो पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भूगोल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? भूगोल कहते हैं। जैसे पर्वत, खनिज, महाद्वीप, सागर, महासागर, मृदा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, चैप्टर्स में चलते हैं। भूगोल को समझ लिए, अब हम लोग का चैप्टर्स आया भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, रिसोर्सेस एंड यूजेस ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के संसाधन और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यह सबसे पहला चैप्टर है भूगोल का और सबसे बड़ा चैप्टर है। लगभग आधा बुक में यह पहला ही चैप्टर है। ठीक, उसके बाद जो आधा बुक में अन्य 5 चैप्टर आते हैं। तो सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, पहला चैप्टर। इसमें सिर्फ संसाधनों के बारे में बताया गया है, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, इन सभी संसाधनों के बारे में पहले चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक क्या है? संसाधन ही है। उसके बाद दूसरा क्या है? संसाधन के बारे में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे पहला टॉपिक में। उसके बाद दूसरा है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। तीसरा टॉपिक क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। और चौथा टॉपिक है संसाधन नियोजन, संसाधन को कैसे हम लोग नियोजन करते हैं। ठीक, पांचवा टॉपिक क्या है? भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत में संसाधन कैसे नियोजन है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद छठा टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। और सातवां टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा। ठीक, सतत विकास की अवधारणा, हम लोग कैसे आखिर रिसोर्स का यूज करेंगे, हम लोग कैसे संसाधनों का यूज करेंगे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह भी इन संसाधन का लाभ ले सके। ठीक, उनके लिए भी बचा रह सके। चलिए हम लोग अब टॉपिक में चलते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक आ गया संसाधन। अब आप बोलिएगा कि इन सभी चैप्टरों में लगभग संसाधन के बारे में ही बताया गया, तब हम लोग संसाधन को बहुत अच्छे से समझेंगे तब ना आगे पढ़ेंगे कि संसाधन आखिर है क्या। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं संसाधन है क्या। संसाधन का जो इंग्लिश होता है, संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। अब संसाधन का डेफिनेशन क्या होता है कि अपने पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग संसाधन बोलेंगे। अपने पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु, वो प्रत्येक चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, ठीक, पूर्ति करता हो, उसे क्या बोलेंगे? हम लोग संसाधन बोलेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर संसाधन है क्या। ठीक, सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या है? जल। जल, जल, सबसे पहला क्या है? जल। जल हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति करता है? अब देखते हैं कि जल संसाधन कैसे है। जल हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होता है, आसपास उपलब्ध होता है। ठीक, वह हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। जल हमारे आसपास में उपलब्ध होता है और अब हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जल ही जीवन है। ठीक, हम सुनते आ रहे हैं कि बचपन से जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि वह हमारी पीने के काम में आता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर जल नहीं रहेगा तो मानव जो जीवन है और सभी जीव जंतु है वह जीवित कैसे रहेगा। ठीक, जल के बिना तो असंभव है जीवन जीना। तो इसीलिए जल ही क्या है? जीवन है। जल अगर नहीं रहेगा तो जीवन जीना असंभव है। इसके अलावा क्या क्या जल हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति करता है? वह हमारे पीने के काम में आता है, प्यास की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके बाद जल नहाने धोने के काम में आता है, कपड़े धोने के काम में आता है, कृषि के लिए काम में आता है। उसके बाद उद्योगों में काम में आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम में आता है। देखा जाए तो जल हमारी हर तरह से अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तब इसीलिए क्या है? जल क्या है? एक संसाधन है। अब दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है पवन। पवन के माध्यम से पवन चक्की चलती हुई दिख रही है। ठीक, पवन। अब हवा जो है, पवन जो है हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है? ठीक, पवन भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होता है, आसपास उपलब्ध होता है। ठीक, पवन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होता है, आसपास उपलब्ध होता है। पवन हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है? जैसे हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जो हमारी जीवनदायिनी गैसेस है। हवा के माध्यम से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं हम लोग, अगर हवा नहीं चलेगी तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? उसके बिना तो जीवन संभव नहीं है।
हवा अगर नहीं चलेगी तो सांस भी नहीं लिया जाएगा। इसीलिए हवा क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, सांस लेने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे हम लोग को पवन भी क्या है, एक संसाधन है। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है पेड़ पौधे। ठीक, पेड़ पौधे हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती है, पेड़ पौधे हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती है, पेड़ पौधे के माध्यम से ही तो हम लोग ऑक्सीजन जो CO2 को ग्रहण करके उसके बाद O2 को छोड़ती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। इसीलिए पेड़ पौधा भी क्या है, संसाधन है। इसके अलावा पेड़ पौधे कई तरह से हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे फल फूल देते हैं, लकड़ियां प्राप्त होती है, उससे बहुत सारी दवाइयां प्राप्त होती है, औषधियां प्राप्त होती है। इन सब चीजें हम लोग पेड़ से ही प्राप्त करते हैं, पेड़ से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद इसके अलावा और भी कई सारी चीजें, जैसे जो हम लोग जो भोजन करते हैं, सभी चीजों को पेड़ से ही प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग को पर्यावरण में पेड़ पौधे अगर नहीं रहे तो हम लोग जो भोजन करते हैं उन सब चीजों को नहीं कर पाएंगे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो भोजन कैसे करेंगे हम लोग, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो भोजन हम लोग को संभव नहीं है, भूखे मर जाएंगे। ठीक, इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए अलग अलग आवश्यकताओं को अलग अलग तरह से पूरा करता है। ठीक, तो इसीलिए पेड़ हम लोग के लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। यहाँ तक संसाधन को समझे होंगे। अब आगे चलते हैं, हम लोग संसाधन को और अच्छे तरीके से समझते हैं, संसाधन में और क्या क्या होता है। ठीक, तो हम लोग क्या बताया, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, अपने पर्यावरण में उपलब्ध हो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। इसे हम लोग समझ लिया था। ठीक, अब दूसरा जो क्या क्राइटेरिया है कि दूसरा है कि जिसको बनाने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए। संसाधन को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम लोग संसाधन को मानते हैं। ठीक, तभी वह चीज हम लोगों के लिए संसाधन बनता है। अगर संसाधन को बनाने के लिए, संसाधन को निकालने के लिए, जैसे कोई खनिज तत्व है, अगर जमीन के अंदर से निकालना हो, उसको निकालने के लिए हम लोगों को मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो संसाधन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसीलिए संसाधन को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही जरूरी है, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो आर्थिक रूप से संभव हो, जिसको प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से संभव हो। जैसे कोई खनिज तत्व ही निकाला, मैंने मान लिया कोयले को निकाल लिया। ठीक, कोयले को निकाल लिया। ठीक, कोयले को जमीन के अंदर से निकाला। अब इस कोयले को निकालने में जो हमारा खर्च आया वह 1 kg लगभग कोयला निकाले तो हम लोगों को 200 रुपए खर्च आया। लेकिन इस 1 kg कोयले को हम लोग जब इस 1 kg कोयले का उपयोग किए तब यह 100 रुपए का ही काम में आया। ठीक, तो हम लोगों को नुकसान हो गया। तो इससे अगर 1 kg कोयले को निकालने में 200 रुपए लग रहा है तो हम लोगों जब उस 1 kg कोयले को उपयोग किए तब वह 100 रुपए का ही काम करके दिया, तो 100 रुपए का नुकसान हो गया। इससे आर्थिक रूप से कैसे संभव हुआ, यह आर्थिक रूप से संभव नहीं हुआ। इसीलिए कोई भी चीज आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए, मतलब जितना निकालने में या जितना उस पर इन्वेस्ट हुआ, खर्च हुआ, और वह हमें लाभ देना चाहिए, इसीलिए तब वह जाकर आर्थिक रूप से संभव होगा। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा क्या कहता है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। वह सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, समाज में उसकी मान्यता होनी चाहिए। वह समाज को, कोई भी संसाधन समाज को विनाश की ओर न ले जाकर विकास की ओर ले चले। कोई भी संसाधन का अगर हम उपयोग करेंगे वह समाज को विकास की ओर ले चले, ना कि विनाश की ओर। इसीलिए संसाधन का कंप्लीट जब डेफिनेशन देखेंगे हम लोग कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और जिसे प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, और जिसे प्राप्त करने में आर्थिक रूप से संभव है, जिसको प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से वह संभव होना चाहिए, और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, संसाधन बोलेंगे। संसाधन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक में। अब नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक रूप से मेरुदंड होता है। अब इस मेरुदंड का मतलब क्या होता है और इस लाइन का मतलब क्या होता है।
संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है या हम ही का है ना हो, ठीक, हम आपके सामने जो खड़ा है, हम खड़े होकर जो पढ़ा रहे हैं, तो हम जो खड़े हैं उसमें रीढ़ की हड्डी है। जब तक किसी भी व्यक्ति के बॉडी में, शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, वह व्यक्ति खड़ा ही नहीं रह पाएगा, ठीक। इसीलिए इसका कहने का मतलब है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मतलब संसाधन किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे किसी व्यक्ति में के शरीर में रीढ़ की हड्डी जितना इंपॉर्टेंट होता है, रीढ़ की हड्डी की वजह से ही वह खड़ा रह पाता है, उसी तरह संसाधन किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। उसी तरह जिस देश में अगर संसाधन नहीं रहेगा, वह देश विकसित नहीं कर पाएगा, ठीक। जिस देश में जितना अधिक संसाधन होगा, वह देश उतना अधिक विकसित करेगा, और जिस देश में जितना कम संसाधन होगा, वह देश उतना कम विकसित करेगा। जैसे अगर संसाधन नहीं रहेगा, कोई देश विकसित कैसे करेगा? जैसे जो विकसित देश है, अमेरिका है, जापान, इन सभी देशों में संसाधन अधिक है, इसीलिए वह देश विकसित है, ठीक। जैसे कि ऐसा भी नहीं है कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उसकी कमी है, वह देश विकसित नहीं है। एक देश है जापान। जापान एक ऐसा देश है जहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन वह देश विकसित देशों के साथ खड़ा है। कैसे? क्योंकि जापान में मानव संसाधन इतने सबल रूप से कार्य करते हैं, इतने विवेकपूर्ण रूप से कार्य करते हैं, जिससे वो जापान क्या है, विकसित देशों के साथ खड़ा है। वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है, जितनी सीमित मात्रा में संसाधन है, उसी का उपयोग इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इतने अच्छे तरीके से मानव संसाधन वहां का काम करता है, जिससे जापान क्या है, जापान एक विकसित देशों के साथ खड़ा है। इसीलिए संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होना चाहिए। मतलब जिस देश में जितना अधिक संसाधन होगा, वह उतना विकसित होगा, और जिस देश में जितना कम संसाधन होगा, वह उतना अविकसित होगा। इसीलिए जापान एक ऐसा देश है जहां प्राकृतिक संसाधन तो कम है, लेकिन अपने जो मानव संसाधन का उपयोग करके वह देश विकसित देशों के साथ खड़ा है, ठीक। अब भारत क्या है? भारत में प्राकृतिक संसाधन भी कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, और वहाँ मानव संसाधन भी प्रचुर मात्रा में, मानव संसाधन भी सबसे अधिक है। तो भारत अभी तक विकसित नहीं है, विकासशील नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका सही तरीके से यूज नहीं होता, उपयोग नहीं होता है, और जो मानव संसाधन है, वह सही तरीके से अपने विवेकपूर्ण और टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम नहीं करता है। इसीलिए भारत क्या है, विकासशील है। भारत में मानव संसाधन जब तक बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा, उसका अच्छे से उपयोग नहीं करेगा, मानव संसाधन का जब तक इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक भारत विकासशील ही रहेगा, ठीक। तो भारत एक विकासशील देश है, लेकिन जापान में प्राकृतिक संसाधन ना होते हुए भी, कम होते हुए भी, उसका इतने अच्छे तरीके से सबल रूप से उसका उपयोग हुआ, जिससे जापान क्या है, एक विकसित देशों के साथ खड़ा है। यहाँ तक तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक में। क्या कहता है कि सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा को क्या माना गया, संसाधन माना गया। सेवा कौन करता है, मानव ही करता है, ठीक। जैसे कोई डॉक्टर है, वह सेवा दे रहा है, कहीं किसी मरीज का इलाज कर रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, संसाधन बोलेंगे। यहाँ तक कि मानव भी क्या एक संसाधन है, मानव भी तो सेवा देता है, इसीलिए मानव को भी संसाधन माना गया। क्यों? क्योंकि मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे जीवन को उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में विकसित करता है, देश को विकसित करता है। मानव अपनी भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों का उपयोग करके टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के सहारे किसी भी संसाधन को जीवन उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में विकसित करता है, संसाधन के रूप में देश को विकसित करता है, ठीक। इसीलिए बोला गया है मानव भी एक संसाधन है। मानव ही तो अपने भौतिक और जैविक दोनों पदार्थों का उपयोग करता है, और तकनीक के सहारे, प्रौद्योगिकी के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे किसी भी संसाधन का उपयोग करके देश को विकसित करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक।
अब दूसरा टॉपिक क्या है, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में जो अंतर संबंध है वो कैसे होता है। ठीक, अब यह है पर्यावरण, उसके बाद प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, अब संस्थाएं मतलब कंपनी, इसके बीच में कौन खड़ा रहता है, मानव खड़ा रहता है। ठीक, मानव क्या करता है कि कोई भी प्रौद्योगिकी है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, जैसे मशीन है, इसके सहारे क्या करता है, प्रकृति के साथ क्रिया करता है। कोई भी टेक्नोलॉजी, मानव क्या करता है, कोई टेक्नोलॉजी से प्रकृति के साथ क्रिया करता है, उसका जो प्रकृति के साथ क्रिया करके उस प्रकृति के साथ क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए क्या करता है, उन संस्थाओं का निर्माण करता है। जैसे कोई मानव है, मानव कोई खनिज तत्व को जमीन के अंदर से निकाला, खनन का काम किया, प्रकृति के साथ क्रिया किया। प्रकृति कौन है, जैसे कोई संसाधन है, मानव प्रकृति के साथ क्रिया किया, खनिज तत्व को निकालने के लिए मशीनों के माध्यम से उस मतलब जमीन में खनन का काम किया, उसके बाद कोई संसाधन निकाला, जैसे कोयले को निकाला। तो मानव क्या किया, मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया किया, कोई काम किया, और उसके बाद जो आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया, कोई कंपनी का निर्माण किया। जब तक कंपनी नहीं बनेगी तो उस जो आर्थिक विकास में तेजी नहीं आएगी। ठीक, संस्थाओं का निर्माण करके मानव प्रकृति में क्रिया करके मानव क्या करता है, देश को विकास करता है। किसी भी प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध लाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि स्टेटमेंट है। ठीक, संसाधन के बारे में किसने क्या कहा था, वह स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि एक भूगोल के जानकार है जिम्बरमैन ने क्या कहा था संसाधन के बारे में, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक, यह एक भूगोल के जानकार है जिम्बरमैन, उसने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन पहले से नहीं होता, उसे बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, मानवों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी भी संसाधन को बनाया जाता है। जैसे आप जंगल में गए, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अगर हम लोग पेड़ पौधे को काट कर उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक वह संसाधन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, इसीलिए जिम्बरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं, उसे बनाया जाता है, मानवों द्वारा बनाया जाता है। मानव उस पेड़ को काट कर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस पेड़ को काट कर उसका बहुत सारे जीवन उपयोगी वस्तु बनाता है, जैसे फर्नीचर्स बनाता है, लकड़ियां उसका पेड़ से प्राप्त करता है। ठीक, इसीलिए मानव भी क्या करता है, संसाधनों का उपयोग करता है, संसाधन को बनाता है। संसाधन होते नहीं, बनते हैं। जब तक उस पर मानव कार्य नहीं करेगा वह संसाधन नहीं बनता है। इसीलिए इसका कहना है कि संसाधन पहले से नहीं बना होता है, उसे बनाया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे जो कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था संसाधन के बारे में, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत चीज है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। भारत में जितना संसाधन है, हमारे पास जितना संसाधन है, सीमित मात्रा में संसाधन है, वह जो है उसका उपयोग करके हम लोग आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उसका अंधाधुंध दोहन करेंगे तब वह अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत सारी चीज है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यहाँ पेटी का मतलब है बक्सा, मतलब जो बहुत सारे संसाधनों को निकाल कर अगर उसका उपयोग करेंगे, संसाधन का अंधाधुंध दोहन करेंगे, बहुत सारे संसाधन को निकाल कर एक ही दिन में हम लोग अगर उसका उपयोग करेंगे वो तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितना सीमित मात्रा में संसाधन है उसी का उपयोग करके हम लोग अगर बढ़िया अच्छे तरीके से उसका उपयोग करेंगे तो वह पेट भरने के लिए बहुत सारा संसाधन है। लेकिन अगर उसको जबरदस्ती उपयोग करेंगे, पेटी भरने के लिए उपयोग करेंगे, उसके लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं तो आपका जवाब होगा कि जिम्बरमैन ने कहा था, क्या कहा था, कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक, ये दोनों जो लाइन है ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है। इसीलिए आप लोगों को ये बताया गया कि पूछ देगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था, तो आपका जवाब होगा, क्या होगा, कि जिम्बरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और हमारे पास जो पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत चीज है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसने कहा था, यह गांधी जी ने कहा था। ठीक,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन को कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया है, अब इसके बारे में समझते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं कि संसाधनों को निम्न 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। संसाधन को वर्गीकृत करने का आधार क्या है? 4 आधार है, ठीक। सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आधार है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा क्या है कि स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक। जो उत्पत्ति के आधार पर है, संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया। अब इन चारों वर्गों में फिर जो पहला वर्ग है उत्पत्ति के आधार पर, उसको क्या 2 वर्गों में बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और दूसरा क्या है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, संभव संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। अगर हम लोग देखें कि संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को भी 4 वर्गों में बांटा गया, संभव संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। इन सभी संसाधनों के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक। जैसे जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, संभव संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है, भंडार संसाधन क्या है, संचित कोष संसाधन क्या है। इन सभी संसाधनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ वर्गीकरण किया गया था कि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया, ठीक। आज का क्लास हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इन सभी संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसे हिस्ट्री की क्लासेस मिल रही है, ज्योग्राफी की क्लासेस अब रेगुलर वाइज मिलेगी, ठीक। अब शुरुआत तो हो चुकी है, अब धीरे धीरे सभी क्लासेस आप लोगों को मिलने लगेगी। मैथ्स की क्लासेस मिल रही है, साइंस की क्लासेस मिलेगी, हिंदी की क्लासेस मिलेगी, संस्कृत की क्लासेस मिलेगी, मतलब कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। इस क्लास के माध्यम से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आप सभी को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी जान सकें कि यहाँ पर पूरे फ्री में अब अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है।